सभी सुनने वाले दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष फिर हाजिर हुआ हूँ अपनी ऑडियो लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 29 अक्टूबर 2020 को IRCC की तरफ से जो वेबिनार करवाया गया है कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर के, उसमें उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, मैं विकास देवगन, करियर 7 सीज इमिग्रेशन सर्विसेज ऑफिसेज जो हैं वो फ़िरोज़पुर और मंडी अहमदगढ़ में हैं हमारे। तो आज हम इस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। IRCC ने हमें इसमें डिटेल में बताया है कि पहला पॉइंट है इनका, वाई कनाडा क्यों जाना चाहिए। जो डिस्कशन, जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन होगी, ये वीडियो लंबी हो सकती है दोस्तों, तो इस चीज़ को पहले आप देख के चलें। रेस्ट्रिक्शंस ऑन कनाडा अराइवल, तीसरा है वेवर्स ऑन ट्रैवलिंग, न्यू DLI लिस्ट, चौथा है केस प्रोसेसिंग चेंजेस ड्यू टू कोविड-19। इसमें क्या क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ वैक मीन्स वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, 2 स्टेज प्रोसेस के बारे में भी बताया जाएगा, जो वीज़ा का 2 स्टेज प्रोसेस है। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के बारे में बताया जाएगा। क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, इसके बारे में डिस्कशन होगी। और 5वां पॉइंट है इसमें, कंडीशंस बिफोर बोर्डिंग एंड कंपलसरी क्वारंटाइन। और चौथा है कि जो एजेंट्स इसमें फ्रॉड ज़्यादा कर रहे हैं बच्चों के साथ, उनसे किस तरह हम लोग बच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स, IRCC कहता है कि आप कनाडा क्यों आएँ, क्या क्या बेनिफिट रहते हैं आपको कनाडा में अगर आप आते हैं तो। जो इसकी एजुकेशन क्वालिटी है वो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। जितने भी इंस्टीट्यूट्स वर्ल्ड में हैं, उनमें से जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में उस बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से एक कनाडा भी है। जो इसकी जो क्वालिफिकेशन है पूरे वर्ल्ड में वैलिड है। जो बच्चा कनाडा से पढ़ता है उसकी करी गई पढ़ाई पूरे वर्ल्ड में वैलिड मानी जाती है। दूसरा कारण है कि वर्ल्ड के टॉप 250 इंस्टीट्यूट्स में से 11 इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कनाडा में हैं। ठीक है जी। तीसरा है, कनाडा की जो स्टडी है वो बहुत ही कम रेटों पे होती है, लेस एक्सपेंसिव एजुकेशन है। आप ये देखिए, वर्ल्ड में जितने भी इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज़ हैं, उनमें से जितने भी कॉलेजेस हैं, उनमें से सबसे कम फीस जो है वो कनाडा में है। आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं इसका UK ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है जी, अमेरिका के साथ भी कंपैरिजन कर सकते हैं आप। चौथा पॉइंट है कि ये कंट्री जो है कनाडा, वो बिल्कुल सेफ़ है और मल्टी कल्चरल कम्युनिटी है। पीपल बहुत प्यारे हैं लोग यहाँ के। ठीक है जी। कोई भी बच्चा या कोई भी इंसान अपना अगर करियर बनाता है किसी एशियन कंट्री में, उसके कंपैरेटिवली अगर वो कनाडा में अपना करियर बनाता है तो उसके सक्सेस होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। क्योंकि अगर मैं भारत की बात करूं तो आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे लोग इतनी अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशंस करके 10-10, 15-15 हज़ार की जॉब पे काम कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन कनाडा में आपको जॉब्स मिल जाती हैं अच्छी। कनाडा में आपको लाइफ की सिक्योरिटी मिलती है। जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो आपको पेंशन्स लगती हैं, बहुत कुछ मिलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे काफ़ी सिक्योर बच्चा महसूस करता है अपने आप को। और जो भी आप जॉब करते हैं उस जॉब से रिलेटेड आपको वहाँ पे जॉब्स भी पढ़ाई करते हैं उससे रिलेटेड ईजिली जॉब्स भी मिल जाती है। और टाइम बाय टाइम गवर्नमेंट भी आपका ध्यान रखती है। अभी जिस तरह कोरोना अभी पेंडेमिक चल रहा है, इस दौरान कनाडा की जो गवर्नमेंट है हर महीने वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड जिनकी जॉब्स चली गई हैं उनको हर महीने 1000 कनेडियन डॉलर हर महीने उनको वो हेल्प दे रहे हैं। जो इस तरह की चीज़ें हमारे इंडिया में नहीं हैं। फूड के पैकेट्स उनको रोज़ मिलते हैं खाने के लिए। तो गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच रही है, सोचती भी है वहाँ की। इसीलिए हमारे जो हैं बच्चे ज़्यादातर पलायन करते हैं कनाडा में। फ्रेंड्स, पढ़ाई करने के बाद कनाडा में जो है कमाई करने की क्षमता जो है स्टूडेंट की वो बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ही बहुत हैं। आप एक चीज़ देखिए, हमारे इंडिया का जो क्षेत्रफल है और कनाडा का जो क्षेत्रफल है, 3 इंडिया इकट्ठे कर लें तो 1 कनाडा बनता है। मतलब हमसे 3 गुना ज़्यादा है उनका क्षेत्रफल।
एरिया ऑफ जोग्राफिकल एरिया, और हमारी पॉपुलेशन जो है अपने 132-33 करोड़ है इस वक्त, तो वहाँ पे सारी 4.5 करोड़ है। दोस्तों अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, रेस्ट्रिक्शंस। कैनेडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं इस कोरोना के टाइम में। कोरोना जो है ना ज़्यादा फैले, जो भी वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं इंटरनेशनली, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा में है चाहे वो स्टडी वीज़ा में है, तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ एक रूल्स बना रखे हैं कि आप तब तक, जब तक हम आपको परमिट नहीं करेंगे कनाडा में लैंड करने के लिए, तब तक आप वहाँ से ना चलें और ना ही आपको वहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा, ताकि कोरोना किसी भी तरीके से कनाडा में ना आए। चाहे आपके पास टूरिस्ट वीज़ा हो, चाहे आपके पास ETA हो, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन हो, ये सारी रेस्ट्रिक्शंस उन लोगों के लिए हैं, मतलब जैसे नॉन असेंशियल सर्विसेज की मैं बात करूं, ये उन पर लागू होती हैं। असेंशियल सर्विसेज में तो डॉक्टर्स वगैरह हो गए या स्टाफ हो गए, इनको तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी भेज सकते हैं। तो ये नॉन असेंशियल सर्विसेज हैं, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है और उसको उन्होंने मना किया हुआ है भी नहीं आना, और उसके पास कॉलेज की तरफ से भी कोई स्पेशल लेटर नहीं है, तो और उसकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन हो सकती है, तो प्लीज़ वो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी ना करें, ये कहना चाहते हैं। ठीक है जी। अब मैं तीसरे पॉइंट पे आता हूँ, जिसमें कहा गया है कि वेवर्स ऑन ट्रैवलिंग। किन किन लोगों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वेवर दे रही है ट्रैवलिंग में। फ्रेंड्स, 20 अक्टूबर 2020 से कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा की यात्रा करने की परमिशन दे दी है। कनाडा अब उन स्टूडेंट्स को एंट्री करने की परमिशन दे रहा है जो उन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने जा रहे हैं जिनके पास अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मंजूर शुदा कोविड-19 रेडीनेस प्लान है। मतलब वहाँ पे जितनी भी प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस की अंडर जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज आते हैं, उसके रिलेटेड अगर उन इंस्टीट्यूट्स के पास रेडीनेस प्लान है तो आप वहाँ जा सकते हैं। DLI को अब स्टूडेंट्स को इस प्लान के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। DLI डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, ठीक है जी। अब डेजिग्नेटेड जो लर्निंग इंस्टीट्यूट है, जिस कॉलेज में, मान लीजिए आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हैं, तो उस रेडीनेस प्लान के बारे में वो कॉलेज आपको मेल करेगा कि हम लोग जो हैं अप्रूव्ड डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट लिस्ट में आ रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा प्लान कोविड का बना करके वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिखाया है और उसकी जिम्मेवारी भी उठाई है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आप प्लीज़ IRCC की वेबसाइट के ऊपर अप्रूव्ड DLI लिस्ट, जो कि डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट एक नंबर होता है जो कनाडा के तकरीबन सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को मिला होता है, उनमें से कौन कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जो हैं अप्रूव्ड DLI कोविड-19 लिस्ट में आए हैं, जिन्होंने इस चीज़ की जिम्मेवारी गवर्नमेंट को लिख कर बताई है कि अगर कोई भी स्टूडेंट आता है कनाडा में तो वो उसका प्रॉपर उसको टेक केयर और गाइड करेंगे, तो उसको कहा गया है कोविड रेडीनेस प्लान। DLI लिस्ट की जिम्मेवारी है कि स्टूडेंट्स के क्वारंटाइन प्लान में इन्हें स्टूडेंट्स की हेल्प करना ज़रूरी है। बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन के बारे में भी DLI जो है स्टूडेंट के पहुंचने पर उसको मदद करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कैंपस में कोविड-19 डिटेक्ट हो जाता है ड्यूरिंग क्वारंटाइन या उस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो DLI के पास इसका पूरा प्रबंध होना चाहिए। ये उस एप्लीकेशन में लिखा जाता है DLI की तरफ से कि हमारे पास पूरे प्लान हैं एंड वी आर वेल इक्विप्ड। तो वो जब जमा करवा देते हैं गवर्नमेंट के पास, तो वो एक अप्रूव्ड DLI बन जाता है कोविड-19 का। इसलिए आप जब भी एयरपोर्ट, जब भी आप जाते हैं, लैंड कर अपने डिपार्चर करते हैं यहाँ से, तो आपको सारी अपनी इन्फॉर्मेशन, जो मेल्स आपके पास कॉलेजेस की तरफ से आई हैं, वो इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को दिखानी होती हैं, उसके बाद ही वो आपको अप्रूव करते हैं। ठीक है जी। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अप्रूव्ड DLI लिस्ट जो है वो IRCC की वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि लगातार अपडेट होती रहती है। इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज़ जाने से पहले अपने DLI लिस्ट, अपने DLI इंस्टीट्यूट को चेक करें। अगर वहाँ पे वो नहीं आता है तो इमीडिएटली मेल करें अपने DLI को और उनसे अपडेट्स पूछें कि आप हमें कोविड के रिलेटेड क्या अपडेट्स दे रहे हो, क्योंकि आप तो DLI लिस्ट में आ नहीं रहे, ताकि फिर
विदाउट उसके, अगर वो DLI लिस्ट में नहीं आ रहा, अप्रूव्ड DLI लिस्ट में, तो आपको कोई भी फ्लाई करने की परमिशन नहीं देगा एयरपोर्ट में। ये जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ये सभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर एप्लीकेबल होती हैं, चाहे आपका वीज़ा कभी भी अप्रूव हुआ हो, चाहे मार्च से पहले अप्रूव हुआ हो या मार्च के बाद अप्रूव हुआ हो, तो ये रेस्ट्रिक्शंस हैं। मेरी सलाह है स्टूडेंट्स को कि जब तक आप अपनी पूरी प्लानिंग ना कर लें अपने क्वारंटाइन से रिलेटेड और जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऊपर बताई है, तब तक वे प्लीज़ ट्रैवलिंग ना करें। स्टूडेंट्स के इमीडिएट रिलेटिव्स, चाहे फैमिली मेम्बर्स चाहे उसके स्पाउस हैं, वो भी कनाडा अब जा सकेंगे अगर उनका ट्रैवल नॉन ऑप्शनल है। तो जो फैमिली मेम्बर स्टूडेंट के साथ जा रहे हैं उन्हें ट्रैवल अथोराइजेशन की ज़रूरत रहेगी। यह अथोराइजेशन आप IRCC की कोविड-19 एग्जम्पशन मेल बॉक्स को मेल करके भी मंगवा सकते हैं। ये एक लेटर होती है, आप उन्हें रिटर्न रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मेरे साथ जो है मेरा इमीडिएट पार्टनर मेरा जाना चाहता है, तो उसका जाना मेरे साथ ज़रूरी है। उसमें आप रीज़न्स देते हैं, उसके बाद वो आपको मेल से वो लेटर भेजते हैं। वो मेल से जो लेटर है वो साइंड हो करके वो आपके साथ, उनकी तरफ से भी साइंड होते हैं, देन आपकी तरफ से भी साइंड होंगे। ठीक है जी फ्रेंड्स, मार्च 18, 2020 को जो कंडीशन IRCC ने कुछ कंडीशंस लगाई थी भी कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, वो अब कंडीशंस जो है 20 अक्टूबर 2020 के बाद वो सारी कंडीशंस अब ख़त्म हो गई हैं, वो अब ज़रूरी नहीं रह गई हैं। मीन्स अगर आपका वीज़ा मार्च 18 के बाद मिला है आपको और आपका इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड DLI लिस्ट में आ रहा है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका स्टडी परमिट उस DLI इंस्टीट्यूट से है जो अप्रूव्ड लिस्ट में आया ही नहीं है अभी तक, उन्होंने अपनी डिटेल्स वहाँ की गवर्नमेंट को कोविड-19 में आने के लिए, अप्रूव्ड लिस्ट में आने के लिए उन्होंने नहीं दी हैं, तो आप ये मान करके चलिए दोस्तों कि आपका वीज़ा डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। आपको तो यहाँ पे ये लगेगा कि आपका वीज़ा मिला हुआ, आप जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंटर होंगे इंडिया के, आपको इमीडिएटली मना कर दिया जाएगा कि आपका वीज़ा एक्टिव नहीं है। ठीक है जी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप ट्रैवलिंग करोगे तो आपको नो बोर्डिंग का मैसेज मिल जाएगा वहीं पे ही। फ्रेंड्स, 31 जनवरी 2021 तक अब कनेडियन हाई कमीशन केवल ऑनलाइन एप्लीकेशंस ही सबमिट करेगा। VFS आपसे कोई एप्लीकेशन मैनुअली एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं 31 जनवरी 2021 तक। फ्रेंड्स, IRCC ने ये भी कहा है कि उन्हें पता है, एम्बेसी को पता है कि आप लोगों को वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी डिले हो रहा है, बायोमेट्रिक के कारण भी सब कुछ डिले हो रहा है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम आप लोगों की एप्लीकेशन इन चीज़ों के डिले होने के कारण रिफ्यूज़ नहीं करेंगे। एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आपके IELTS के बैंड जिस दिन आपने फाइल सबमिट करवाई है, चाहे उस दिन तक ही वैलिड थे, और मान लीजिए किसी बच्चे के IELTS के बैंड की जो लास्ट डेट थी उसकी वैलिडिटी की, वो मान लीजिए थी 20 फरवरी, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, 20 फरवरी चलिए छोड़िए, हम बात करते हैं अक्टूबर की, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट थी और उसी दिन आपने फाइल जमा करवा दी, तो आपका IELTS जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको प्रॉपर एक्टिव ही माना जाएगा। ये खास तौर पे IRCC ने कहा है कि आप फाइल सबमिशन के टाइम पे आपका IELTS जो है वो एक्टिव होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, और उसके बाद चाहे नेक्स्ट डे वो डीवैलिड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको वैलिड समझकर ही आपका केस प्रोसीड करेंगे ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडमिक। एम्बेसी ने IRCC ने यह भी कहा है कि हम आपकी कोई भी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास टाइम पे नहीं आए, बट हम तब तक उसको प्रोसेस को कंप्लीट भी नहीं करेंगे जब तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अवेलेबल नहीं करवा देते, तब तक कोई भी डिसीजन हमारी फाइल के ऊपर नहीं होगा। उन्होंने साफ साफ कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि IRCC की वेबसाइट पर जो प्रोसेसिंग टाइम आ रहे हैं वे सही अब नहीं हैं, क्योंकि कोविड के कारण उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो अगर आप IRCC की वेबसाइट के ऊपर टाइमिंग्स चेक करते हैं तो वो सही नहीं रहेंगे।
IRCC ने कहा कि हम उन एप्लीकेशंस को ही प्रोसेस जल्दी कर रहे हैं जिनके कनाडा में चांसेस जाने के प्रॉपर हमें लगते हैं। ठीक है जी, ये उन्होंने साफ कहा है। दोस्तों बात करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर्स की, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं। IRCC कहता है कि हमें पता है कि वीज़ा जो है फाइलिंग एप्लीकेशन सेंटर्स जो हैं वो अब बंद हैं और आप किसी भी तरीके से अपना जो है पासपोर्ट हमें सबमिट नहीं करवा पा रहे, तो इसलिए उन्होंने एक 2 वे कोरियर सर्विस स्टार्ट करी है। ठीक है जी, वो उस कोरियर सर्विस के जो फीस है वन साइड वो है 532 रुपये एक तरफ से ली जाएगी। उस कोरियर सर्विस के लिए आपको मेल आएगी, मेल आने के बाद ही वो प्रोडक्ट आपको जो भी आपसे वो पासपोर्ट मांगेंगे या जो भी आपसे इन फ्यूचर अभी बायोमेट्रिक सेंटर खुलने वाले हैं, VFS खुलने वाले हैं या जो भी कुछ होगा, तो वो ऑब्वियसली आप वहाँ जाके करवाओगे। उसका जो भी वो अभी हल निकालेगी IRCC, वो हमें भी नहीं पता अभी क्या इसका हल निकलेगा, बट मेनली उन्होंने एक दे दिया है कि 2 वे कोरियर सर्विस हमने स्टार्ट कर दी है। अब अगर हम किसी से कोई भी पासपोर्ट की डिमांड करते हैं, ये 2020 इनटेक में जो अक्टूबर इनटेक में अभी जाने थे बच्चे, उनके रिलेटेड भी, कि अगर कोई हम उनसे पासपोर्ट की डिमांड करते हैं तो आप प्लीज़ मैनुअली अपना पासपोर्ट लेके हमारे पास ना आए। उस 2 वे कोरियर सर्विस के थ्रू आप अपना पासपोर्ट भेजेंगे और उसके बाद आपका जो वीज़ा है वो जो स्टैंप होके या स्टिकर लग के आपके घर उस कोरियर सर्विस के थ्रू आएगा, जिसकी उन्होंने फीस रखी है 532 रुपये। IRCC ने कहा है कि जब तक हम आपको मेल करके पासपोर्ट आपका डिमांड नहीं करते, तब तक आप प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट अपना पासपोर्ट लेके अपने किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे ना जाए, किसी भी हाई कमीशन के ऑफिस में ना जाए। ये भी कहा है उन्होंने कि कोई भी बच्चा हमें बार बार मेल करके पासपोर्ट सबमिशन की रिक्वेस्ट हमसे आगे ना बार बार मेल करके कहे। जो भी फाइल्स हमें लगेंगी कि उनमें हमें पासपोर्ट मंगवाने की ज़रूरत है, तो वो हमें मेल करेंगे सीधा, इसलिए हम उसमें इंटरफेयर उनके काम में ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। IRCC कहता है कि हम उन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को पहले प्रोसेस करेंगे जिन्होंने अप्रूव्ड DLI लिस्ट से अपना एप्लीकेशन मंगवाई है या जिनके फाइल अप्रूव्ड DLI लिस्ट से आई है, उनको ही हम पहले प्रोसेस करेंगे, बाकियों को वो नहीं छेड़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपका DLI इंस्टीट्यूट जो है वो अप्रूव्ड लिस्ट में हो, कोविड-19 अप्रूव्ड लिस्ट में। IRCC कहता है कि अगर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड DLI लिस्ट में नहीं है, तो हम आपकी एप्लीकेशन तभी प्रोसेस करेंगे जब हमने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करनी है। वो आपकी फ़ाइल सबसे पहले DLI इंस्टीट्यूट चेक करेंगे, अगर अप्रूव लिस्ट में है तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो नहीं है तो वो उसको साइड पे रख देंगे, अगली फ़ाइल उठा लेंगे और उसके बाद जो है फाइल्स अप्रूव्ड DLI लिस्ट से नहीं थी, उन सबको वो उसी वक्त रिफ्यूज़ल दे देंगे। 1-2 दिन के अंदर अंदर उसका प्रोसेस साथ में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब 2 स्टेज प्रोसेस की मैं बात करता हूं, तो इसमें सबसे पहले होता है AIP। अभी हाल ही में आपने देखा है कि जो बच्चे 2020 इनटेक में जा रहे हैं उनको हाई कमीशन जो है, कैनेडियन एम्बेसी जो है, ये AIP इशू कर रही है। ये 2 स्टेज प्रोसेस है, पहले AIP आती है, फिर उसके बाद आपकी एडमिसिबिलिटी चेक होती है। ठीक है जी, तो 15 सितंबर 2020 से पहले जो एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं AIP उनको मिलेगा और ये AIP जो है 2020 इनटेक तक ही वैलिड है। दोस्तों, AIP का मतलब है कि आपकी जो है फाइल की, जो आपके डॉक्यूमेंट्स की एलिजिबिलिटी की असेसमेंट हो गई है, वो अब दोबारा नहीं होगी। अगर आपका AIP आ गया है तो वो दोबारा आपकी नहीं होगी, जो है एलिजिबिलिटी आपकी चेक नहीं होगी। फ्रेंड्स, AIP के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आप एक जेन्युइन स्टूडेंट होने चाहिए, आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ठीक है जी। दूसरा, आपने प्रॉपर समय पे ट्रांसक्रिप्ट्स जमा करवाई हैं और आपने अपने IELTS के बैंड स्कोर या PTE के बैंड स्कोर आपने उनको बताए हैं। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, Duolingo जो है कनाडा एक्सेप्ट नहीं करता, ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा। जो भी कोई ऑनलाइन टेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करता। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो केवल IELTS और PTE को ही परमिट करता है। दूसरी बात यह है कि अभी आपकी जो है AIP की मैं आपसे बात कर रहा था
कि AIP के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। आपकी जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है वो DLI इंस्टीट्यूट से मिली हो, ठीक है जी। आपके पास रहने खाने पीने के फंड्स यानी कि GIC आपको शो करना होगा, ठीक है जी। मीन्स पहले साल के लिए आपके पास लिक्विड फंड्स और बाकी के साल के लिए आप अपनी फीस व रहना खाना पीना कैसे करोगे वो सारा आपको उनको बताना होगा। वो विदाउट डूइंग, आप उसमें ये नहीं आप कह सकते कि मैं जी काम करूंगा और काम से जो मुझे पैसा अर्न होगा उसी से मैं खाऊंगा पीऊंगा रहूंगा अपनी फीस पे करूंगा, ये गलत है। उसमें साफ साफ लिखा है कि आपके जो इस साल जा रहे हो उस साल का आपका 1 साल का जो खर्च है वो जिसको GIC हम लोग कहते हैं वो आप दिखाओगे, और उसके बाद 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप अपना रहना खाना पीना और फीस कैसे पे करोगे। तो दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे कनाडा के लिए अभी सोच रहे हैं, आप फंड्स ज़रूर दिखाएं, अपने अकाउंट में दिखाएं, अपने पेरेंट्स के अकाउंट में चाहे दिखाएं, कितने फंड दिखाएं, उस अगले साल की फीस दिखा दें और वहाँ पे रहने का खर्चा दिखा दें। मान लीजिए आपकी कनाडा में फीस जाती है 7 लाख रुपया 1 साल की, तो सेकेंड ईयर की फीस भी 7 लाख होगी, 7 लाख प्लस 5 लाख 5.5 लाख GIC, तो ये हो गया 12.5 लाख रुपया आपको अलग से उनको दिखाना है, ठीक है दोस्तों। और ये अभी दिखाना है, अभी आप दिखाने के बाद आप जा सकते हो, आपको AIP इशू हो जाएगी और उसके बाद उसको विड्रॉ कर लो, आप अपनी फैमिली में जिसको जैसे भी लिए उस सेटिंग कर लो, तो दिक्कत नहीं आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये दिखाने हैं सिर्फ हमें। और चौथी चीज़ हमें उनको बतानी है कि कनाडा में पढ़ाई करने के बाद आप कनाडा से वापस आओगे और उसका आपकी पढ़ाई का स्कोप क्या है। तो ये सब चीज़ें अगर हम उनको देते हैं तो वो हमें ईजिली AIP इशू कर देते हैं। अब IRCC कहता है कि AIP के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आपने फाइल स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में लगाई है, ठीक है जी। तो पहला कहता है कि DLI इंस्टीट्यूट की तरफ से आपकी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। IELTS स्कोर आपके मिनिमम 6 मॉड्यूल ईच ज़रूरी हैं। 1 साल के ट्यूशन फीस की पेमेंट आपको पे करनी है DLI इंस्टीट्यूट को। 10,200 कनेडियन आपका GIC होगा। लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट आपको जमा करवानी है, और अगर आप मॉन्ट्रियल में जा रहे हो तो आपको CAQ लेटर देनी पड़ेगी और एक सॉलिड SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी, आप वहाँ पे जाके क्या करोगे, क्या आपका स्कोप है, क्यों इस कनाडा में आप जाना चाहते हैं, क्यों एक पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी आपने चूज़ किया और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद आपका फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा, ये सारा SOP में लिखा जाता है। और नॉन SDS कैटेगरीज में जो फाइल आ रही हैं, फाइल लगेंगी, उनके लिए DLI इंस्टीट्यूट से एक्सेप्टेंस लेटर होनी चाहिए, IELTS TOEFL PT का रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है जी। फिर कह दूं IRCC जो है किसी भी ऑनलाइन टेस्ट को वैलिड नहीं मानता, ठीक है जी। IRCC का मतलब है हाई कमीशन से रिलेटेड है, ये हाई कमीशन है ये, ठीक है जी, कैनेडियन हाई कमीशन। शो लिक्विड फंड्स, 1 साल का खाना पीना, ये आपको प्लस 1 ईयर पे फॉर ठीक है जी। 1 साल की जो फीस पे करेंगे आप नॉन SDS कैटेगरी में, उसकी रसीद आपको देनी है, और 1 साल का रहने खाने पीने का खर्चा आपको उनको दिखाना है, और बाकी साल जो आप पढ़ेंगे उनका खर्चा आपको दिखाना है। ये सारी चीज़ें आप बतानी है उनको कि मैं कैसे उठाऊंगा। अगर आप फंड्स में दिखाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है कि ये मेरे पास तो ऑलरेडी हैं, ठीक है जी। लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट आपको दिखानी है और CAQ लेटर दिखानी है, और सेम CAQ लेटर सिर्फ क्यूबेक एक्सेप्टेंस लेटर सिर्फ उन्हीं को दिखानी होती है जो क्यूबेक प्रोविंस में जाना चाहते हैं। जो अदर प्रोविंसेस में जाना चाहते हैं उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, और एक प्रॉपर SOP चाहिए। दोस्तों अब मैं सेकंड स्टेज पे आता हूं जो IRCC ने बताया है। सेकंड स्टेज है एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी ये प्रोसेस जो है सेकंड स्टेज का, जिसको एडमिसिबिलिटी कहते हैं, ये AIP के बाद वीज़ा इशू होने से पहले का प्रोसेस है। AIP के बाद और वीज़ा देने से पहले का जो ये सेंट्रल प्रोसेस है, दैट इज़ कॉल्ड एडमिसिबिलिटी। इसमें आप बायोमेट्रिक अपने सबमिट करते हो, इमिग्रेशन मेडिकल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आता है वो एम्बेसी को दिखाना होता है, और जितने भी वो आपसे क्वेश्चनेयर करते हैं रिटर्न में, वो सारे आपको फेथफुली सारे आंसर्स आपको देने हैं। चाहे आपकी कितनी भी बार वीज़ा रिफ्यूज़ल हुई है, प्लीज़ आप एम्बेसी से कोई भी चीज़ हाइड ना करें। आजकल कंप्यूटर का युग है, एम्बेसी उसी वक्त आपको फाइंड कर लेगी, और 420C लगा करके आपको वो बैन भी कर सकती है। कोई भी आप झूठी इन्फॉर्मेशन ना दें एम्बेसी को, साफ क्लियरली आप उनको बताएं। किसी भी तरह की 10 सालों की वो हिस्ट्री आपकी
आपसे डिमांड करते हैं कि आपने क्या क्या, ये क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस के आपको आंसर ही देने हैं। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं एम्बेसी में, वो जेन्युइन होने चाहिए। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी भी एजेंट से अगर कोई एजेंट आपको इस तरह का प्रलोभन देता है कि मैं आपका ये डॉक्यूमेंट बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो वो आप बैन किए जा सकते हो। एक बार तो आप चले जाओगे, लेकिन जब वो आपका डाटा, क्योंकि साथ के साथ उनके जो साथ के साथ जो भी उनके एल्गोरिदम्स या जो भी उनकी इंटेलिजेंस होती है, वो इजीली आपको ट्रैप कर लेती है। इसलिए आप प्लीज़ फेक डॉक्यूमेंट कभी भी मत लगाएं, ठीक है जी। साफ साफ IRCC ने कहा है कि हम केवल उन्हीं एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करेंगे, उन्हीं को वीज़ा प्रोवाइड करेंगे जो अप्रूव्ड DLI लिस्ट में आते हैं। बाकियों को हम लोग होल्ड पे डाल देंगे और फिर रिफ्यूज़ल देके फाइल क्लोज कर देंगे। दोस्तों अगला पॉइंट पे मैं आज चर्चा अभी करता हूँ। स्टडी परमिट की शर्तों का पालन करना ज़रूरी है। जिनके वीज़ाज आ भी गए हैं, जो कनाडा में हैं, उनके लिए जो है स्टडी परमिट की कुछ कोरोना पैंडमिक के दौरान कुछ शर्तें लगाई हैं हाई कमीशन ने। अगर आपका DLI ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट, कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटी है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहा है, चाहे आप कनाडा में चाहे इंडिया में है, तो यह ऑनलाइन क्लासेस लगाना ज़रूरी है। आपको अपने DLI में कॉन्स्टेंटली एनरोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपके DLI ने आपको कह दिया कि क्लासेस आप लगाएं, और आप कहते हैं नहीं जी मैंने तो वहाँ पे, कनाडा की मैं बात करता हूँ, जो बच्चे वहाँ पे हैं, वो कई बच्चे होते हैं नहीं ध्यान देते, अपनी क्लासेस नहीं लगाते प्रॉपरली, तो उनको प्रॉब्लम डेफिनेटली आने वाली है, ठीक है जी। अगर इंडिया में भी कोई बच्चा है और उसको कुछ देर के लिए उन्होंने कहा है कि हम लोग मैंडेटरी क्लासेस कर रहे हैं, ये आपको लगानी है, तो प्लीज़ अटेंड कर लें, ये आपके लिए ठीक रहेगा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका DLI कोई भी इंस्टीट्यूट है वो बंद हो रहा है किसी वजह के कारण, तो आपके पास 150 दिन का टाइम है, आप दूसरे DLI में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका कनाडा की मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चे कनाडा में रह रहे हैं, तो आपका जो है अपना वीज़ा जो स्टेटस है, अपना वर्कर या विजिटर में आप बदल सकते हैं, या आप कनाडा लीव कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपका DLI बंद हो रहा है, आप कनाडा में हैं, तो 150 दिनों के अंदर अंदर आप अपना जो है नए DLI में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अपना वीज़ा विजिटर या वर्कर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कनाडा लीव करना होगा। IRCC अब बात करता है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए। तो दोस्तों इसके लिए उन्होंने कहा है कि 3 साल के वर्क परमिट के लिए हमें एलिजिबल प्रोग्राम के लिए कम से कम 2 सालों की पोस्ट सेकेंडरी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। तो आपको 2 साल वहाँ पे कोई डिप्लोमा करिए चाहे आप डिग्री करिए, उसके बाद मिनिमम 2 साल का डिप्लोमा ज़रूरी है। अगर आप डिग्री करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद आपको 3 साल का जो है गवर्नमेंट वहाँ की वर्क परमिट देती है। हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को भी कंबाइन कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये एजेंट्स को मेरे ख्याल में कईयों को बात नहीं पता होगी। एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को भी कंबाइन करके और एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे 1 साल का प्रोग्राम लिया, ठीक है जी, उसके बाद वहाँ जाके आप किसी उसी से रिलेटेड किसी और कोर्स में चले गए, उसी से रिलेटेड था, और उसी जैसे मान लीजिए एक छोटा सा कोर्स कोई भी आपने 1 साल का लिया, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कीजिए किसी उससे फर्दर पढ़ाई के लिए, एडवांस के लिए किसी और कॉलेज इंस्टीट्यूट में, तो 1 साल और 1 साल 2 साल आपने पढ़ लिया, तो 3 साल का वर्क परमिट अब आप उसके लिए एलिजिबल हैं। जो दोस्त ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, तो उनके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। शर्त ये है कि 50% क्लासेस आप ऑनलाइन लगा सकते हैं, 50% आपको वहाँ कनाडा में ज़रूरी है लगानी। अगर आप 100% क्लासेस यहाँ लगा लेते हैं, तो फिर आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है जी। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख करके चलिएगा। कनाडा में 1 साल की पढ़ाई का मतलब है 8 महीने की पढ़ाई, वहाँ 8 महीने पढ़ाई होती है, फिर वेकेशंस हो जाती हैं। दोस्तों IRCC ने ये भी कहा है कि अप्रैल 2021 तक आप कनाडा अपने होम कंट्री में आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। 50% तक की पढ़ाई ही आप ऑनलाइन कर सकते हैं अपने कंट्री में, उसके बाद आपको कनाडा आना होगा। वैसे तो रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई हैं, 20 अक्टूबर के बाद आप सीधे जा भी सकते हैं कनाडा, पर अगर जो बच्चे नहीं जाना चाहते वो अप्रैल तक अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करके उसके बाद वो कनाडा मूव हो सकते हैं।
IRCC कहता है कि जो बच्चे ऑलरेडी कनाडा में हैं उनके लिए क्या क्या हमने रूल्स बनाए हैं काम के लिए। अगर किसी स्टूडेंट को अपना प्रोग्राम फुल टाइम से पार्ट टाइम शिफ्ट करना पड़ रहा है ड्यू टू कोविड, या उनकी पढ़ाई में कोई भी रुकावट आ गई है, तो वे भी अपना जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, अब आपको जॉब की मनाही नहीं रहेगी। IRCC कहता है कि एकेडमिक सेशन के दौरान, पढ़ाई के दौरान, आप ऑन ऑब्लिक ऑफ में, ऑनलाइन चाहे पढ़ाई करते हैं चाहे आप ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, आपको 20 घंटे पर वीक काम करना अलाउड है। और छुट्टी अगर होती है आपको सैटरडे संडे की, फ्राइडे की, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस 2 या 3 दिन होती हैं हफ्ते में, और कई जगह तो 5 दिन भी होती हैं, तो जो भी आपके पास रेस्ट ऑफ द डेज बचते हैं तो उनमें आप अपना फुल टाइम काम कर सकते हैं। IRCC कहता है PR के बारे में, पाथवे टू PR। अगर आप कनाडा में स्टडी करते हैं तो आप PR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, PR के लिए अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल एक्सप्रेस एंट्री ऑनलाइन सिस्टम में लगानी होगी। स्टूडेंट को अपने पॉइंट्स, अपनी पढ़ाई, उससे रिलेटेड जॉब, किस तरह पॉइंट काउंट होते हैं PR के, ये IRCC बता रही है। IRCC कहती है कि बच्चा जो पढ़ाई करता है जिस फील्ड से रिलेटेड, और उसी फील्ड से रिलेटेड अगर वो जॉब करता है, साथ में उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फ्रेंच प्रोफिशिएंसी टेस्ट में वो जितने भी पॉइंट इकट्ठे कर लेता है, सारों को मिलाकर जितने भी पॉइंट इकट्ठे होते हैं, उस हिसाब से आपको IRCC जो है PR के लिए इनवाइट करती है। जिसके ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं उनको पहले इन्विटेशन आ जाता है। इस तरह ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों अब बात करूंगा क्वारंटाइन, मैंडेटरी क्वारंटाइन फॉर ट्रैवल। क्या रूल्स बनाए हैं कनाडा ने, जो बच्चे यहाँ से फ्लाई करके जाते हैं उनके लिए क्या रूल है क्वारंटाइन के। सबसे पहले दोस्तों आपको फ्लाई करने से 72 घंटे पहले अपना कोविड टेस्ट कराना होता है। ठीक है जी। उसके बाद आप वहाँ पे जब लैंड करते हैं कनाडा में तो वहाँ पर भी आपका एक कोविड टेस्ट होता है। उसके बाद, लेकिन इससे पहले आपको अपना एक कोविड प्लान जो है गवर्नमेंट को शेयर करना होता है। आपके पास एक फॉर्म आ जाता है, उस फॉर्म को सारा भर के, सारी डिटेल्स उसमें लिख के आपको अपने साथ रखनी है कि आप कनाडा पहुंच के कहाँ पे क्वारंटाइन करेंगे। उस जगह का एड्रेस देना होता है। अगर आपने कोई होटल बुक करवाया है तो उस होटल का आपको प्रॉपर डिटेल्स देनी होती हैं। आपकी ग्रॉसरी, फूड वगैरह आप कैसे कलेक्ट करोगे, सारा कुछ बताना होता है उसमें। मैं आपको सलाह दूंगा, जब भी कोई स्टूडेंट एयरपोर्ट पे लैंड करता है कनाडा, तो ड्यूटी फ्री एरिया में जाके आपको एयरपोर्ट के अंदर ही आप अपना खाने पीने का सामान हफ्ते 10 दिन का आप वहाँ से कलेक्ट करके साथ ले जा सकते हैं। 14 दिन का ये क्वारंटाइन प्लान है जो कि हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। स्टूडेंट के लिए भी मैंडेटरी है, या जो भी कोई पैसेंजर विजिटर वहाँ पे जा रहा है, विजिटर को तो नहीं परमिशन मिल रही घूमने की, जो भी वहाँ पे पहुँच रहा है, चाहे वो स्टडी वीज़ा में है, चाहे वो PR में है, या किसी भी और फंक्शन के लिए अगर वो जाता है, तो क्वारंटाइन प्लान हर एक को फॉलो करना ज़रूरी है। अगर कोई भी इंसान, कनेडियन गवर्नमेंट ने साफ साफ लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन इस क्वारंटाइन प्लान को फॉलो प्रॉपरली नहीं करता तो उसको 7.5 लाख कनेडियन डॉलर फाइन है। ये प्लीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ऑब्वियसली है, क्वारंटाइन प्लान आपके पास होना चाहिए। एयरपोर्ट पर आपको विश्वास दिलवाना होगा एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को कि आपके पास 14 दिनों का क्वारंटाइन के लिए जगह है, और आप उस जगह पर और अगर लोग रहते हैं, अगर उस जगह पर और लोग रहते हैं तो आप कैसे उनसे अलग रहोगे, ये सारी डिटेल उसमें देनी होती है। आप उसमें यह भी बताना होता है कि क्वारंटाइन के दौरान आप अपना खाना पीना कैसे करोगे। ठीक है जी। विदाउट क्वारंटाइन प्लान प्लीज डोंट गो टू कनाडा। ठीक है जी। अगर आपके पास क्वारंटाइन प्लान नहीं है तो आपको इंडिया से ही वापस रिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ऑब्वियसली मैंने एक चीज़ आपको कही है कि अगर आप उनका ये वहाँ जाकर के आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको 7.5 लाख कनेडियन डॉलर्स का फाइन होगा, प्लस 6 महीने की कैद होगी, और 1 साल तक कनाडा आपके लिए पूरी तरह बैन हो जाएगा, आपको घर भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपके साथ फ्रॉड एजेंट्स के बारे में। ये बात IRCC ने भी आपको कही है। पहले मैं आपको करियर 7 Cs के बारे में बता दूं। करियर 7 Cs इमिग्रेशन आपसे किसी भी स्टडी वीज़ा के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता, ना शुरू में और ना ही वीज़ा लगने के बाद। आप अपनी प्रोफाइल, अपने डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेज सकते हैं info
career7cs@gmail.com पे, प्लस हमारा जो नंबर है कॉन्टैक्ट करने का वो है 90-377-90-378 9037790378। आप सीधे हमसे बात करिए, हम आपको गाइड करेंगे। आप कोई भी स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स हमें व्हाट्सएप पे ना भेजें, यही नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप हमें भेजना चाहते हैं, चाहे कनाडा स्टडी है, चाहे यूके स्टडी है, ऑस्ट्रेलिया स्टडी है, सिंगापुर स्टडी है, तो आप हमारी ईमेल आईडी पे भेजें। हम आपको बेस्ट एंड परफेक्ट गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे और आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। जो भी कॉलेज की फीस होगी वो आप डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में जमा करवाएंगे। ठीक है जी। सो IRCC ने फ्रॉड एजेंट्स के बारे में भी बात करी है। जो एजेंट्स IRCC कहती है कि आपको 100% गारंटी करते हैं कि हम आपका तो वीज़ा पक्का आ जाएगा, श्योर है, 100% गारंटियाँ करते हैं, आप प्लीज़ उनके पास ना फंसें, क्योंकि वो आपको ल्यूक्रेटिव बहाने, मनमोहक बहाने बना के आपको झूठी सच्ची बातें करके आपसे पैसा ऐंठते हैं। इसलिए आप जेन्युइन कंसल्टेंट अपने ढूंढें अपने लेवल पे। और जो एजेंट मैं ये समझता हूँ कि आपसे स्टार्टिंग में हैवी प्राइस डिमांड कर लेते हैं, तो वहाँ पे रिस्क का ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन हम आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे स्टूडेंट से। ठीक है जी। IRCC एक और आपको गाइड करता है कि कुछ लोग फेक ईमेल आईडी बना देते हैं IRCC के नाम पे, या फेक डॉक्यूमेंट्स आपके बना देते हैं। प्लीज़ आप इन लोगों से अवेयर रहें, किसी भी तरह के इनके झांसे में ना आए। दोस्तों, जो लोग ये फेक ईमेल्स बनाते हैं, इनकी ईमेल का जो एड्रेस होता है वो gmail.com या hotmail.com इस तरह करके होता है। इसलिए जो कैनेडियन गवर्नमेंट की जो साइट्स होती हैं उनके एंड में लगता है gc.ca। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि ये ईमेल जो है जेन्युइन है, क्योंकि ये जितनी भी रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं कनाडा में गवर्नमेंट की जो इमिग्रेशन से डील करती हैं, ये कभी भी जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल पे अपना डोमेन नहीं रखते हैं। इनका अपना डोमेन होता है। जैसे अगर आप कनाडा की गवर्नमेंट की साइट पे जाते हैं तो cic.gc.ca, तो ये उनकी प्रॉपर साइट है। ठीक है जी, ये आप ज़रूर चेक कर दें। दोस्तों, अगर आपका DLI कोविड-19 अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है तो इमीडिएटली आप अपने फ्लाई करने से पहले अपने DLI को कांटेक्ट करें और उनका कोविड रेडीनेस प्लान के बारे में उनसे अपडेट मांगें कि वह किस स्टेज पर है। और ये जो DLI की जो अप्रूव्ड DLI की लिस्ट है ये कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहती है, सो रेगुलर इसको चेक करें। मैं लिंक भी आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी देख लें। अब बात करता हूँ जो AIP या एडमिसिबिलिटी टेस्ट है, 2 स्टेज प्रोग्राम था, ये अब 2021 की फाइल्स के लिए वैलिड नहीं रहेगा। उसके लिए वही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा जो कोरोना वायरस से पहले चलता था। तो ये जो 2 स्टेज प्रोसेस है ये सिर्फ कोरोना के टाइम के लिए था, या 2020 के एंड तक है ये। उसके बाद आपको जो जनवरी इनटेक की जो फाइल्स अब बच्चा जो लगा रहा है उसको 2 स्टेज प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो बच्चों ने मान लीजिए किसी का सितंबर इनटेक के लिए ऑफर, सितंबर 2020 इनटेक के लिए ऑफर लेटर आई थी और आपका AIP आ चुका था और किसी वजह से आपने वो इनटेक डेफर करके जनवरी में ले गए हैं आप, या मई में ले गए, मई 2021 या जनवरी 2021 में, तो आपका AIP कैंसिल हो जाएगा। फाइल आपको नए सिस्टम के अकॉर्डिंग ही लगानी पड़ेगी, यानी कि जो सिस्टम कोरोना से पहले था उसी के अकॉर्डिंग अब आपकी फाइल लगेगी। अब आपकी एलिजिबिलिटी प्रॉपरली चेक होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है, चाहे वो बायोमेट्रिक है या मेडिकल है, अगर आपका मिस है तो आपको टाइम दिया जाएगा, लेकिन सब कुछ ओपन होने के बाद भी अगर वो मिस होता है प्रॉपरली नहीं उसको, तो वो आपका SDS से नॉन SDS कैटेगरी में शिफ्ट कर दी जाएगी फाइल इंस्टेंटली। कोविड-19 के दौरान IRCC कहती है कि अगर आपका कोई भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सही समय पर आप हमें नहीं दे पाते हैं तो हम आपकी फाइल को रिफ्यूज नहीं करेंगे। दोस्तों, IRCC कहता है कि नॉन SDS कैटेगरी में अगर जो फाइल लगा रहे हैं उसमें PTE रिजल्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो लोग PTE का जो रिजल्ट है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जो PTE का रिजल्ट स्कोर है ये आपको PTE पोर्टल से ही आपको सबमिट करना है एम्बेसी को, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। दोस्तों, IRCC कहता है कि अगर आपने अपनी इनटेक डेफर करी है
किसी एक घंटे को के लिए आपकी ऑफर आई थी लेकिन आप उसमें जाना नहीं चाहते, आप उसको डेफर करना चाहते हैं, तो इंस्टेंटली आपको नई LOA लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको मिलेगी उसको वेब कॉम के थ्रू ही आपको एम्बेसी को शेयर करना होगा, एम्बेसी को भेजनी होगी, ताकि एम्बेसी को पता लग जाए कि आपका केस डेफर्ड है। दोस्तों, IRCC कहता है कि आप अपने डिपेंडेंट की फाइल भी अपने साथ लगा सकते हैं और उसको अपने साथ आप ले जा सकते हैं। अगर आपके डिपेंडेंट्स के पास टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा है तो वो आपके साथ ट्रैवल कर सकते हैं, बट उनकी ट्रैवल जो है नॉन ऑप्शनल या नॉन डिस्क्रिशनरी होनी चाहिए, यानी हस्बैंड के साथ वाइफ या वाइफ के साथ हस्बैंड जा सकता है। अगर वाइफ मेन एप्लीकेंट है तो वो हस्बैंड को ले जा सकती है, अगर हस्बैंड मेन एप्लीकेंट है तो वो वाइफ को ले जा सकता है। अगर कोई माइनर बच्चा जा रहा है, 18 साल से कम उम्र का बच्चा जा रहा है, तो उसके साथ उसके पेरेंट भी जा सकता है, बाकियों को परमिशन नहीं होगी। सो इसी को कहते हैं नॉन ऑप्शनल नॉन डिस्क्रिशनरी होनी चाहिए। ठीक है जी। जो भी ये मेंबर आपके साथ जा रहे हैं, TRP होल्डर जो है, टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट जो होल्डर कनाडा आपके साथ जा रहे हैं, इनको एक ऑथोराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। यह ऑथोराइजेशन लेटर आप IRCC के ट्रैवल एग्जाम्पशन मेल बॉक्स को मेल करके भी आप ले सकते हैं। दोस्तों, IRCC ने एक ये बात भी कही है कि हम जो भी बच्चे SDS फाइल में अपनी फाइल लगा रहे हैं, कैटेगरी में अपनी फाइल लगा रहे हैं, उनके आइल्ट्स जो हैं वो एकेडमिक और जर्नल आइल्ट्स दोनों में से अगर कोई भी उन्होंने कर रखी है तो वो एक्सेप्टेबल रहेगी ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। साथ ही जिन बच्चों ने टॉफल और PTE कर रखी है उनको भी एग्जाम्पशन है, वो भी जा सकते हैं, वो भी अपनी फाइल साथ में अपने ये रिजल्ट लगा के अपनी फाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ नए अपडेट्स थे जो IRCC ने लेटेस्ट ही, अगर मैं बात करूं, अपडेट करे हैं स्टूडेंट्स के लिए। 29 अक्टूबर 2020 को ये वेबिनार हुआ था जी, और उस वेबिनार का हम लोग भी हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने डिटेल में सारी बातें हमें बताई हैं। और अगला जो भी वेबिनार होगा उसकी डिटेल्ड ऑडियो क्लिप लेकर मैं आपके पास आऊँगा, आप प्लीज़ उसको भी सुनिएगा। मेरे इस चैनल को आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको पहुंचाते हैं वो पहुंचे। सही और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन जो है हमारी तरफ से होती है, और आप हमारे इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।